त्यागी। जी हाँ, हाथरस में सच का अंतिम संस्कार। और आज मेरी आपसे अपील ये, हैशटैग हाथरस का सच ऑन जी। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स में आपसे एक बार फिर से अपील कर रही हूं, हैशटैग हाथरस का सच ऑन जी। अपनी राय, प्रतिक्रिया हमारे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान ताल ठोक के स्पेशल एडिशन 1 घंटे का आज होगा। स्पेशल एडिशन है क्योंकि बात हम कर रहे हैं इस देश की आधी आबादी की। जी हाँ, कई बार आपने सुना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आगे की बात जो आपने नहीं सुनी, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां क्या होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। अब जो मैं आपसे कहूंगी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तरफ तो ये हैशटैग हाथरस का सच ऑन जी, आप कहीं पर भी फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर से दोहराते हुए, हैशटैग हाथरस का सच ऑन जी। और अब जो मैं आपसे कहूंगी उसे ध्यान से सुनिएगा। सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, ये क्या है? ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या बताते हैं? हमारा दिन इन नामों से शुरू होता है और खत्म भी अक्सर इन्हीं नामों पर हो जाता है। महाभारत और रामायण की लड़ाई किसके लिए लड़ी गई थी? नारी के सम्मान के लिए ये लड़ाई हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश 21वीं सदी के भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं। हाथरस में 19 साल की बिटिया से गैंगरेप के आरोपों ने और उसके साथ हुई क्रूरता ने इस देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता के साथ जिस तरह की बेरहमी की गई है, उसके बाद देश भर में आक्रोश है। और जी न्यूज अगर आप देखते आए होंगे तो पूरे दिन आपने उस आक्रोश से जुड़ी हुई तस्वीरों को देखा होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे सीधे सवाल यह है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? रात के अंधेरे में सच किसने जलाया है? क्योंकि कहा यह जा रहा है सच का अंतिम संस्कार हुआ है। हाथरस की बेटी का हत्यारा कौन है? कौन है उसके गुनहगार? और यहां पर मैं बात करना चाहती हूं, सिर्फ पुलिस नहीं, मीडिया की भी। क्यों इस बेटी की जान चली गई? तब मीडिया की आंखें खुली। आज कटघरे में सब हैं, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज, पुलिस, हमारा सिस्टम, हमारी वैल्यूज, हमारा समाज, और खुद हम मीडिया इस वक्त कटघरे में है। योगी की एसआईटी से 7 दिन में क्या सच सामने आ पाएगा? क्या एसआईटी बताएगी सच, या फिर सीबीआई से ही सच सामने आएगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देती हूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सुनील यादव जी हैं, हमारे साथ गजेंद्र सांगला हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के दिलीप त्रिवेदी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, निगत अब्बास हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ हैं इस वक्त हाथरस से। और मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहती हूं क्योंकि इस वक्त पीड़ित परिवार हमारे साथ है। आपको स्पष्ट करना चाहती हूं, ये बातचीत जरूरी है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले पर हम बात करना चाहते हैं। इस पूरे इशू को बिना सनसनीखेज बनाए, बिना राजनीतिक कलर दिए, हम इस पर ईमानदारी से बात करना चाहते हैं। अमित प्रकाश, आपके साथ पीड़ित परिवार है, उनसे बोलिए। कोई सवाल नहीं है, पीड़ित से, पीड़ित परिवार से सवाल नहीं हुआ करते। जी न्यूज के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को ये परिवार आज क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या हुआ इस परिवार के साथ? अदिति, लगातार मैं इनके साथ हूँ। माँ भी हैं, बुआ भी हैं, बहन भी हैं, और घर के वो तमाम रिश्तेदार हैं जो ये सब कुछ देखने, समझने, सुनने और अब तक जो कुछ भी चल रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बैठी हैं, मैंने माँ से दरख्वास्त की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, जैसा आपने कहा सवाल नहीं होंगे। एक एक करके बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई, एक एक करके वो बहुत कुछ उन्होंने बताया जो अब तक सामने नहीं आया। और तभी हम कह रहे हैं सच का सच और पानी का पानी। सच अगर आधा आता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरा सच, पूरी बात, पूरा वाक्य, नॉट बिटवीन द लाइन्स, एग्जैक्टली जो लाइन्स हैं वो हम सुनना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम इस परिवार के बीच हैं। माता जी, कोई सवाल नहीं है, आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, सिर्फ मैं नहीं, कि इस वक्त एक कौन सी सबसे, वो एक ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा सता रही है, सबसे ज्यादा याद आ रही है? उस बेटी से जुड़ी हुई कौन सी एक ऐसी बात जो आप भूल नहीं पा रही? अपनी बेटी की याद नहीं भूलने
मेरी बहुत लड़ाई थी। बेटी सबसे छोटी, मेरी बेटी सबसे छोटी। मेरी बेटी के बुक जात्र ना मुझे दिखानी पाता मुड़ता कि मुझे बेटी के अपनी की सूरत तो दिखा दो, सूरत तो दिखा दो मेरी बेटी की। नहीं दिखाई मुझे। वो लोग लेके चले गए। अरे अब तुमको देखना है तो माँ जाओ, शमशान घाट चले जाओ, देखे जाके। हम माँ जाएंगे देखने के लिए, माँ जाएंगे। क्या मेरी बेटी लावारसी फेंक दी, जला दी? तुमको शर्म होना चाहिए। मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी का ना होना चाहिए। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। बीती रात की वो बात अदिति बोलते बोलते गला फंस चुका है, रूंध चुका है। सुबह से लगातार परिवार के लोग जमा हो रहे हैं जो बात ये कहना चाह रही हैं, और वो इस पूरी वारदात का सबसे, मैं खतरनाक भी कह सकता हूँ, सोच जो खतरनाक वाली सोच है, सिस्टम की जल्दबाजी है। सिस्टम को किस बात की जल्दबाजी थी कि 4 घंटे का इंतजार नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज को हम सब जानते हैं, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए ये परिवार से पूछा जाता है। उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपके इस अपने का अंतिम संस्कार किया गया। बार बार ये दरख्वास्त की गई, ये रिक्वेस्ट की गई, 4 घंटे रुक जाइए। रात के 2:30 बज रहे हैं, 6 बज जाएंगे, सूर्योदय हो जाएगा, परिवार के लोग आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, तब अंतिम संस्कार कर लीजिएगा। नहीं माने सिस्टम के लोग, कहे कि अंतिम संस्कार तो रात को 2:30 बजे ही होगा, आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। ये शब्द थे, और इसीलिए माताजी जो बात कह रही हैं, आखिरी बार देख नहीं पाए। रीति रिवाज में मुखाग्नि देने से पहले शरीर में हल्दी लगाई जाती है, हल्दी का लेप लगाया जाता है। आखिरी बार आखिरी दर्शन किए जाते हैं। आखिरी बार आप उसकी विदाई से पहले, उसके जीते जी जब आप उसको देखते हैं, उसके जाने के बाद आखिरी बार देखने का मौका दिया जाता है। एक भी मौका, एक भी ऐसी बात नहीं की गई। और उसके बाद एक ऐसी जगह जो शमशान घाट नहीं है, वो शमशान घाट नहीं है इस गांव का, वो एक ऐसा डेजिग्नेटेड, हम सब जानते हैं किसी भी गांव, कस्बे या इलाके में शमशान घाट होता है, मुक्ति का केंद्र कहते हैं उसको, और शमशान घाट में ही मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घर से 1 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के खत्म होने के बाद खेतों के बीच में उस लड़की के शव को रख के उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे होता है अंतिम संस्कार। सवाल बड़े, ये होते हैं लास्ट राइट्स, सवाल बड़े ऐसे होते हैं रिचुअल्स। इसलिए यहाँ पे एक बात और करनी बहुत जरूरी है अदिति, मैं 1 मिनट का वक्त जरूर लूंगा। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। माँ बहुत कुछ कह रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज जो मन में कौंध रही होगी। वो रात भूलती है क्या जब बेटी को एम्बुलेंस में रखा गया था यहीं घर के पास, और वहां जाने के बाद धक्के देके गिरा दिया गया आपको। बताइए वो पूरी बात। ये मेरी कौन हाथ पैरों में लग गई, उठा के फेंक दिया। लेडीज पुलिस जेंट्स ने पकड़ के फेंक दिया। काफी लोग गए हैं। हमारी मम्मी, चाची, बुआ, जितनी भी बहनें, जितनी भी हैं, सबकी आखिरी यही इच्छा थी कि हम अपनी बेटी को लास्ट बार हम देख सके, लास्ट बार अच्छे से। मैंने तो आज 15-20 दिन हो गए, मैं भाभी हूँ उनकी, मैंने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा कि मेरी दीदी लास्ट बार गई है, मैंने कैसी थी, अभी कैसी हो गई, मैंने नहीं देख पाई। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने सोचा, उनसे मैंने पैर पकड़े सीओ साहब के, और पैर पकड़ के मैंने झोली पसारी कि इसमें हमारी बेटी की आखिरी इच्छा है, हमारी इसमें बेटी डाल दो जो हम उनके लास्ट दर्शन कर सके, लास्ट बार हम उन्हें देख सके। यही चीज हम लोग उनसे बोल रहे थे बार बार, मगर उन लोगों ने हम ही से हमारी उल्टी बोल रहे, नहीं तुम्हें इतना टाइम दिया गया, 12 बजे से बॉडी आई है, तुम लोगों ने अभी कुछ कर नहीं पाया। मगर बॉडी के हम लोगों को दर्शन नहीं हुए, एम्बुलेंस से निकाल नहीं रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। वो गाड़ी के पास कोई जा रहा है तो उन्हें उठा उठा के फेंक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जेंट्स लोगों को किसी ने अधिकार दिया कि लेडीजों पर लाठीचार्ज करो, लात मारी करो, ये है पुलिस में ऐसा है।
ऐसा ही हुआ है लेट से, फिर भी हम लोगों को बहुत थोड़ा रहम दिखा रही थी, मगर जेंट्स लोगों ने ये रहम नहीं दिखाया। प्रकाश, नहीं, यही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल था कि इस देश में वो जिस तरह की बदसलूकी की बात यहाँ पर कर रही है, थोड़े से लोगों, सवाल यही है मेरा, क्या इस देश में इंसाफ की बात कहते हैं जी, क्या इस देश में इंसाफ की बात तब की जाएगी जब निर्भया हो जाएगी? क्या तब तक यहाँ इंसाफ की बात नहीं होगी? जब तक गैंगरेप नहीं होगा, या तब तक यहाँ इंसाफ की बात नहीं होगी जब तक बच्ची मर नहीं जाएगी? क्या ये कंडीशंस है क्या इस देश में इंसाफ की बात करने के लिए? ये वो सवाल है जो आज उठने चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र का चरित्र पता चलता है कि वो अपनी महिलाओं के साथ उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका बर्ताव क्या है, और वो हम देख पा रहे हैं। ना सिर्फ पीड़िता के केस में उसके परिवार के साथ, उस परिवार की महिलाओं के साथ किस तरह की बदसलूकी की गई है। अहम सवाल, बड़े सवाल, गंभीर सवाल समाज के लिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए खड़े करता है। आज मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आज हम भी कटघरे में है, मीडिया भी कटघरे में है। ओपी सिंह जी, सर आपको सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, सवाल आपने सुन लिया। पीड़ित परिवार का सवाल, सवाल पुलिस के सिस्टम को लेकर सवाल, पुलिस को लेकर सवाल, रक्षक को लेकर सवाल। सर आपको सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, सवाल आपने सुन लिया। पीड़ित परिवार का सवाल, सवाल पुलिस के सिस्टम को लेकर सवाल, पुलिस को लेकर सवाल, रक्षक को लेकर सवाल। आपती जी, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जिसमें एक दलित अधिकारी और एक महिला अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया, और इस एसआईटी टीम को कहा गया है कि मात्र 7 दिन के अंदर, मतलब अगले 6 दिन के अंदर वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जांच करके दे। जो आपने सवाल उठाया सिस्टम पर उठाया है, या उसके मां के बयान पर जो आपने सवाल उठाया है, एसआईटी टीम इस बात की भी जांच करके रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देगी। और यदि अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी किया है, इसके पहले भी तमाम केसों को देखिए जिसमें पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है या किसी के साथ बदसलूकी की है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो। फिर मैं सवाल दोहरा देती हूँ, ओपी सिंह जी, आप एसआईटी के पीछे छिपने की सब कोशिश कर रहे हैं, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। क्या इस देश में बेटी को इंसाफ के लिए मरना होगा? क्या इस बेटी को इंसाफ के लिए अपना रेप कराना होगा, गैंग रेप होगा उसके साथ, तब इस देश में इंसाफ की बात होगी? सर मैं यहां पर क्राइम की बात कर रही हूं सर, इंसाफ तो उसे बाद में दिलाएंगे। मैं क्राइम की बात कर रही हूं, अपराध की बात कर रही हूं, अपराध के नेचर की बात कर रही हूं, उसकी ग्रेविटी की बात कर रही हूं, उस ग्रेविटी की बात कर रही हूं जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन करना पड़ा। यह है इस घटना की ग्रेविटी, इस अपराध की ग्रेविटी, जिस पर आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। निगत अब्बास, इस मामले में मैं राजनीति नहीं, संवेदनशीलता चाहती हूँ, अकाउंटेबिलिटी चाहती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती हूँ। बिल्कुल आदिति जी, आज आपने जब इस बात को कहा कि मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, तो मीडिया क्या हम जैसे लोग भी कटघरे में इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि पिछले 3.5 महीने से सिर्फ हम एक ही न्यूज के पीछे पड़े हुए हैं। अभी 4-5 दिन से हमें ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था कि दीपिका पादुकोण की चैट क्या है और रणवीर सिंह एनसीबी की ऑफिस दीपिका पादुकोण के साथ जाएंगे या नहीं। बजाय इसके हमारे जहन में एक ही बात होनी चाहिए थी कि आज हिंदुस्तान में हमारे घरों में बेटियां सुरक्षित है या नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये हमारे मुंह पर, हमारी संस्कृति का जो हम बोलबाला करते हैं वो हमारे मुंह पर आज तमाचा पड़ा है कि फिर आज एक महिला, एक छोटी सी बच्ची, 19 साल की महज बच्ची का रेप हो जाता है और उसकी रूह को और तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं की रूह को झंझोड़ दिया जाता है। और आज फिर बैठकर हम यहाँ सफाई दे रही हैं। जहां तक रही सरकार की बात, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आज सही बात है, जो सत्ताधारी है वही कटघरे में खड़े होंगे ना। मैं भी सत्ताधारी की पक्षधारी हूँ, आज मैं भी कटघरे में खड़ी हूँ। और आज योगी जी को बिल्कुल सही कहा कि जो ग्रेविटी है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करा। पर मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को तवज्जो दी है तो जाहिर सी बात है कि योगी जी ने जो एसआईटी गठन की है, आज नहीं तो कल, जिस दिन पता चलेगा कि इस परिवार को अगर जो उस बच्ची की बॉडी थी वो नहीं सौंपी गई परिवार को और कोई भी अधिकारी की गलती थी, तो याद रखिएगा आदिति जी, आप भी जानती
और मैं भी जानती हूँ, और हमने बाकायदा देखा है कि योगी जी ने कभी नाइंसाफी नहीं होने दी और उन अधिकारियों को भी हटाया जाएगा, उनको भी सस्पेंड करा जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कब तक? आज योगी जी की सरकार में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी के बचाव की बात नहीं है, यहाँ पर उन सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है जो सवाल उठ रहे हैं। आपने ये कहा कि मीडिया ये दिखाता रहा। सुनिए, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मीडिया का काम नहीं है मैम। नहीं, वो काम अथॉरिटीज का है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत ही इस सवाल के साथ की, क्या इस देश में इंसाफ की लड़ाई तब होगी जब बेटी की जान चली जाएगी? क्या इस देश में इंसाफ की लड़ाई तब होगी जब उसके साथ गैंगरेप होगा और उसका हाल निर्भया जैसा हो जाएगा? क्या इस देश में इंसाफ की प्री कंडीशन ये है? मैंने इसी सवाल के साथ शुरुआत की, इसीलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग रही हूँ। लेकिन मैं 27 वीडियो जरूर दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को जो इस घटना से जुड़े हुए हैं, जो बड़े सवालिया निशान लगाते हैं। सुनिए इन्हें। और गला दबा दिया, क्या कोई रंजिश चल रही है? नहीं, ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ये हाथरस के सच का दूसरा वीडियो है, इसीलिए हमने आपसे कहा #हाथरस का सच ऑन जी। अधूरा सच नहीं। देखिए, मेरे सहयोगी, एक सहयोगी नहीं बल्कि मेरे 3 सहयोगी इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस बार इस बात को दोहराते हुए कि यहाँ पर जो बर्ताव, व्यवहार और रवैया है उस पर सवाल उठने चाहिए और उन्हीं सवालों को हम लगातार उठा रहे हैं। देखिए, अब तीसरा वीडियो ध्यान से सुनिए, तीसरा वीडियो ध्यान से देखिए। आप 12 घंटा वहाँ रखे हैं, क्यों रखेंगे? कहाँ है वो वीडियो बताने में निकाला? मुझे बताओ, सुबह देखो भैया, अरे ओम प्रकाश जी, देखो बताओ, ऐसा है, अरे यार आप देखो 10 लोग बोलोगे, 10 बात होगी, 10 बात करोगे, 10 बात होगी। आप जो है, आप देखो, परिवार में एक विषम काल है, एक विषम परिस्थितियाँ है, ये समान परिस्थिति नहीं है, समझे ना? समान परिस्थिति में हम भी नहीं होते, आप समान परिस्थिति में ये भी नहीं होते, कोई ना हो सकता। अभी आप मुझे ये बताओ, खाली जवाब, बुरा मत मानना, आप लोग बुरा मत मानना, कि समान परिस्थिति में होती है ना, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, कोई नहीं आता समान परिस्थिति में। आप हमें मत सिखाइए, कोई नहीं आता, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। तो सुन रहे हैं आप किस तरह से पुलिस कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, परिवार को कन्विंस करना चाहती है। आधी रात को कर दीजिए अंतिम संस्कार। सुनिए जरा, अब ये एक माँ का विलाप है जिसे अपनी बच्ची को खो दिया, जिसे अपनी बच्ची को आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। ये उस माँ की पीड़ा। कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीख कहाँ से देता है? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई। इन बातों को सुनकर, इस विलाप को सुनकर, इस दर्द को देखकर अगर आप विचलित नहीं हुए तो शायद आपके अंदर, आपको सोचने की जरूरत है आपके अंदर कितनी मानवीय संवेदनाएं हैं। माँ मन्नतें कर रही है, माँ भीख मांग रही है कि दिखा दो मेरी बेटी का चेहरा आखिरी बार, लेकिन बावजूद इसके माँ पर किसी को दर्द, दया नहीं आती, माँ पर तरस नहीं आया। कई खास मेहमान, आपसे बार बार कह रही हूँ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक कॉमेंट सबका लेना चाहती है। सुनील यादव जी, सर 14 तारीख से लेके 29 सितंबर तक, वैसे तो जब एक बार अपराध हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो इस देश में हैशटैग भी ट्रेंड करते हैं, मुहिम भी स्टार्ट हो जाती है, कैंपेन चलने लगते हैं। लेकिन उससे पहले कोई नहीं, कोई कैंपेन नहीं, कोई हैशटैग नहीं, कोई इंसाफ की बात नहीं सर। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया। हम लोग भी शर्मसार हैं और जो उत्तर प्रदेश में हैं
वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, किसी दल में हो ना हो, सब लोग शर्मसार हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए, हाँ, लेकिन सरकार की जो मंशा है, जो सरकार का रवैया रहा, आपको क्या लगता है कि पुलिस ने अपने हिसाब से रात में अंतिम संस्कार कर दिया होगा बिना सरकार के इशारे पे? सरकार एक तरफ कह रही कि हम मिनट टू मिनट निगरानी रख रहे थे और रात में बिना परिवार को बताए, बिना परिवार की अनुमति लिए उस बेटी को के संस्कार कर दिया गया। और हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार रात में कब होता है? ये एक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो गया है। इस सरकार पे जो भरोसा है, उस भरोसे का अंतिम संस्कार हो गया है। एक जो स्वतंत्रता है उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि किसी राज्य या किसी राष्ट्र को अगर जानना हो तो आप ये सोचिए कि वहां महिलाओं की क्या इज्जत है। ये सरकार क्या उन्नाव में जब बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी रही? क्या उन्नाव में जब बेटी जिंदा जलाई गई तो जिंदा जलाने वालों के साथ नहीं खड़ी रही? क्या ये चिन्मयानंद के साथ नहीं खड़ी रही? तो सवाल ये है कि घटना के बाद सरकार की क्या मंशा है। सरकार को चाहिए कि उन दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पैरवी करें, लेकिन सरकार का जो रवैया, जो पुलिस का काम सुनील यादव जी, वो पुलिस नहीं है, सुनील यादव जी आपने स्टार्ट तो किया कि सबको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आते आते आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पूरे तरीके से पॉलिटिकल हो गई। आते आते आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पूरे तरीके से पॉलिटिकल हो गई और आज नेताओं को इसे पॉलिटिकल टर्न नहीं देने दूंगी मैं सर, ये बात आप समझ लीजिए। और अपने दर्शकों को यहाँ पर एक और बात बता दें, बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बात की है और परिवार का दर्द समझने की कोशिश की है, हालचाल पूछा है। सीधे मैं विशाल पांडे का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी विशाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बात की है, इस बड़ी खबर को लेकर आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? परिवार की तरफ से क्या कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ से? देखिए आदित्य, क्योंकि लगातार यूपी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने आज अब से थोड़ी देर पहले ही वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार से बातचीत की है, उनके दुख को बांटने की कोशिश की है और ये आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ जरूर की जाएगी। क्योंकि पिता ने योगी आदित्यनाथ से यही मांग की कि जो भी आरोपी हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिता की इस मांग पर योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है परिवार को कि हम अच्छे से पैरवी करेंगे कोर्ट में और जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। और आदित्य, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक मुद्दा है और इसी तरह से तमाम लोग जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अपनी बातें भी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आखिरकार ये पुलिस क्या करती रह गई? 8 दिन बाद इस पीड़िता का बयान क्यों लिया? उससे पहले बयान क्यों नहीं लिया? 8 दिन का इंतजार क्यों करती रही पुलिस? और 19 सितंबर को ही पहली गिरफ्तारी क्यों होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जरूर देना चाहिए। और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं दी गई है, क्योंकि सब कुछ इसी मेडिकल रिपोर्ट में छिपा होगा कि आखिरकार किस स्थिति में इस पीड़िता को भर्ती कराया गया था, किस अवस्था में थी और दिल्ली रेफर करने में देरी क्यों की गई? इस डिस्कशन में इन पॉइंट्स को उठाएंगे, इस डिस्कशन में इन पॉइंट्स को उठाएंगे। जल्दी से एक एक कमेंट में ले लेती हूं। सौरभ भारद्वाज, गजेंद्र सांकला, जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया आपकी। आज सियासत मत कीजिएगा सर, महिलाओं को वोट बैंक के आगे समझने की कोशिश कीजिए सर। ये वैल्यू सिस्टम का सवाल है, ये इस देश के चरित्र का सवाल है। 14 सितंबर की ये घटना है। लड़की की गले की हड्डी टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। 4 लोगों ने बलात्कार किया, ये सोचा कि मर जाएगी और अगर बच भी जाएगी तो इसकी जीभ भी काट दो, ताकि अगर बच भी गई तो गवाही ना दे पाए। थोड़ी देर बाद निर्वस्त्र अवस्था के अंदर, लगभग मरी हुई हालत के अंदर मां को ये लड़की मिलती है। ये गांव ऐसा है जिसमें 600 परिवार करीब ठाकुरों और ब्राह्मणों के हैं, 10-15 परिवार दलितों के हैं। इस परिवार की और दूसरे परिवार की, जो आरोपी परिवार है, जो ठाकुर समाज से आते हैं, इनकी पुरानी जातिगत हिंसा की हिस्ट्री है। इसके घर वाले दिक्कत पता है क्या है? किसी तरीके से सौरभ जी, दिक्कत पता है क्या है? इस पूरी चर्चा में हमें स्त्री की जाति क्या है ये पता है,
हमें स्त्री का बैकग्राउंड क्या है ये पता है, पर स्त्री के सपने क्या थे हमें ये नहीं पता। और इसीलिए जिस श्लोक से शुरुआत की ना अदिति ने, दरअसल ये तमाचा हम तमाम लोगों पर है और व्यवस्था पर है। पर दिक्कत क्या है कि हम व्यवस्था को नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आज हम उसकी जाति को पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें राजनीतिक लाभ चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं पॉलिटिकल गोल स्कोर कर लूं यूपी पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। और इसीलिए आज सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो हम लोग हैं, आप और मैं, क्योंकि हमने स्त्री को उसकी जात में सीमित कर दिया है, हमने उसकी लाश को उसकी जात में सीमित कर दिया। आज हमें चिंतन करना चाहिए। और सौरभ जी, आज आप एक बात तो मानेंगे ना सर, आज आप एक बात तो मानेंगे, जो निजी पॉलिटिकल या जातिगत एजेंडा चला रहे हैं हाथरस की पीड़िता के नाम पे, वे भी उसके गुनाहगार हैं सर। मैं अपनी बात पूरी जी बोलिए। देखिए, अगर ये सामान्य रेप होता तो मैं शायद इनकी जाति की बात नहीं करता, मगर ये सामान्य रेप और गैर सामान्य रेप, आज मैं रेप को भी क्लासिफाई कर दिया सर, गैर सामान्य रेप को भी क्लासिफाई कर दिया। पूछिए उस महिला से जिसका गैर सामान्य रेप होता है। अदिति, मैं चाहता हूं कि आज हम पूछे कि महिला तुम्हारा सामान्य रेप हुआ या तुम्हारा गैर सामान्य रेप हुआ। ये मेरे देश का विपक्ष पूछ रहा है कि तुम्हारा सामान्य रेप हुआ या गैर सामान्य रेप हुआ। अदिति आप बताओ, क्योंकि आप महिला हैं, महिला बैठी है इस पैनल पर। सामान्य और गैर सामान्य रेप आज मैंने सुना है पहली बार इस देश में। कितने वरिष्ठ है सर, आपको इस मामले की सेंसिटिविटी पता है सर? आपको इस मामले की सामान्य और गैर सामान्य रेप, आपको इस मामले की सेंसिटिविटी आपको पता है? आप एक महिला से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर, आपको पता है रेप का दर्द क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है सर? आप उसको भी क्लासिफाई कर देंगे, उसे भी कैटेगराइज कर देंगे सर? सौरभ जी चिल्ला के मुझे चुप नहीं करा सर, मैं आपको चुप कराने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश ही नहीं कर रही हूँ आपको चुप कराने की, लेकिन आपने कैसे कह दिया सामान्य रेप और गैर सामान्य रेप? सर चिल्ला लो, चीख लो, कुछ भी कर लो, मैं अपनी बात कहूंगा। सर आप अपनी बात कहेंगे, क्योंकि मैं आपको इजाजत दे रही हूँ इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के बावजूद अपनी बात पूरी करने की। लेकिन अगर आप इररिस्पॉन्सिबल बात करेंगे तो प्रोटेस्ट दर्ज कराना एज अ मॉडरेटर इस देश की आधी आबादी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेरा दायित्व है, और मैं अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हूँ। और ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी पैनलिस्ट की राय को जी न्यूज जैसा रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म इंडोर्स नहीं करता है। जो करिए, मैं अपनी बात रख के जाऊंगा। अदिति रखिए ना, 30 सेकंड रखिए, लेकिन दायित्व के दायरे में रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखिए, महिलाओं के लिए सम्मान के साथ रखिए। मैं ये जानना चाहता हूं अदिति, इस जी न्यूज चैनल पे अगर 8 साल पहले निर्भया की बात में राजनीति थी, कांग्रेस के ऊपर सवाल थे, गुड़िया के मामले में कांग्रेस जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूं, आप आज बता दीजिए सामान्य और गैर सामान्य रेप की परिभाषा तो परिभाषित कीजिए ना। मैं आपके मुख से सामान्य रेप और गैर सामान्य रेप, मैं आग्रह करता हूं जी न्यूज से मेरा समय सौरभ जी को दे, ताकि वो विश्लेषण कर पाए और परिभाषित कर पाए, जो महिलाएं देख रही है कि गैर सामान्य रेप क्यों कम होता है और सामान्य रेप क्यों होता है और कैसे होता है, और किस रेप को वोट बैंक के नजरिए से सामान्य और गैर सामान्य बताया जाता है। मैं अपना समय अब सुपुर्द करता हूं सौरभ भारद्वाज जी के चरणों में कि आप परिभाषित कीजिए रेप की अलग अलग कैटेगरीज को। मैं सुनना चाहता हूं और 50% महिलाएं भी सुनना चाहती हैं। बताइए सर, गैर सामान्य रेप और सामान्य रेप बोलिए सर। रेप और बलात्कार जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हवस पूरी करने का ही एक टूल नहीं है, ये ह्यूमिलिएशन का टूल है। एक औरत कि कुछ रेप्स में ह्यूमिलिएशन नहीं होता और बाकी रेप्स में ह्यूमिलिएशन होता है। वोट बैंक के आधार पर ह्यूमिलिएशन तय होता है, मतलब जो महिला का वोट बैंक सही नहीं है वो ह्यूमिलिएट नहीं होती रेप में। अदिति, ह्यूमिलिएशन उस रेप में नहीं होता। अब ये कुछ बलात्कारियों को अच्छे बलात्कारी बोल रहे हैं, किस डिबेट में मुझे ले आए? सोमनाथ भारती का केस याद है आपको सर? सौरभ भारद्वाज जी, सोमनाथ भारती का केस याद है? सोमनाथ में सर सुन लीजिए ना, दर्द की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं। सोमनाथ भारती का केस याद है आपको कि नहीं याद है सर? याद है ना? पेट में दर्द क्यों है? आप नहीं, मेरे पेट के दर्द की चिंता मत कीजिएगा। मैं महिला हूँ, महिलाओं के लिए मेरा दिल धड़कता है, मेरा तो इस देश के हर नागरिक के लिए धड़कता है। आप मेरी बात मत कीजिए सर, मुझ पर निजी हमले करने से आप बच नहीं पाएंगे इस रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से। लेकिन मैं ये चाहती हूँ इस देश के करोड़ों दर्शकों का वक्त जाया ना हो, वो पीड़ित परिवार को सुने, उस दर्द को सुने, उस दर्द को सुने जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। और देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले पर, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से बात की है। वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ये कह रही है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और साथ ही आप पहले ही जानते हैं कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट की बात कही जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और गजेंद्र सांखला जी, उम्मीद करती हूँ आप तो पूरी संवेदनशीलता से बात करेंगे। आपको तो बिल्कुल रेप की कैटेगरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे सर। आदिति जी, मैं अपना पक्ष, अपनी बात रखूं। आज आप ये देखिए 14 तारीख को ये घटना हुई। सबसे बड़ी बात है, इस घटना को तमाम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कंडेम्ड करता है। दूसरी बात यह है कि घटना होने के बाद सरकार की और पुलिस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत आज घटना होने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए और उसके जिन्होंने ये घटना की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आप देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ 7 दिन बाद उस मुकदमे के अंदर रेप की धारा को जोड़ा गया। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दूसरी बात यह है कि जब पीड़िता को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत थी उस समय उसको थाने में रखा गया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी पास के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ले गए। वहां से जब तबीयत बिगड़ने लगी तब उसको अलीगढ़ में ले गए। वहां से तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब उसको दिल्ली के अंदर लाकर के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता को तकलीफ थी तो सबसे पहले कितनी जरूरी है सर? पीड़िता की जांच, पीड़िता की जांच कितनी जरूरी है? ध्यान दिया गया उसके साथ खड़े रहने के लिए पीड़िता की जांच कितनी जरूरी है? 14 दिन गुजरने के बावजूद भी सरकार कह रही है साखला जी, ये सारी चीजें सही है, लेकिन उन्होंने पीड़िता की जांच कितनी जरूरी होती है कि पीड़िता को कितनी तकलीफ है। पीड़िता की जांच जरूरी होती है। चिंता की बात ये है, मैं यहाँ पर त्रिवेदी जी है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं एक सेकंड बात करना चाहती हूँ त्रिवेदी जी से। ठीक है सर। पुलिस को सर देखिए, पुलिस की भूमिका पर सवाल है, सवाल पूरे सिस्टम पर है, पूरे वैल्यू सिस्टम पर है, सबके आचरण, व्यवहार और बर्ताव पर है सर। और उस असंवेदनशील बयान पर भी सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले इसी डिस्कशन में आया, जिसमें रेप की भी कैटेगरीज होती हैं। किसी ने यह डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन त्रिवेदी जी सर प्लीज रुक जाइए सर, मैं रिस्पॉन्सिबल बात करना चाहती हूँ प्लीज सर, असंवेदनशील बात नहीं। बहुत दुख होता है जब आप एक इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने आते हैं। त्रिवेदी जी सर, सब तरफ से राइट लेफ्ट सेंटर कोई इस वक्त कटघरे में है तो वो पुलिस है सर। पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि रातों रात इस तरह से अंतिम संस्कार करा दिया गया सर? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो पुलिस एक्शन है इसको कोई किसी तरह से डिफेंड नहीं कर सकता। ये टोटली डिफेंड करने लायक नहीं है। ये जो कहना कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपको आशंका भी थी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की तो आप और फोर्स मोबिलाइज करा लेते। वैसे भी हाथरस को इतनी बड़ी जगह नहीं है कि उसमें इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सेकंड, अगर आपको एक जो लॉजिक दी जा रही है कि बॉडी खराब हो रही थी, 4 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उस बॉडी को। 2:30 बजे रात में और 6:30 बजे सुबह में कोई फर्क नहीं होता। और फिर अगर वो भी अगर प्रॉब्लम लग रही थी तो बॉडी को प्रिजर्व करने के तरीके हैं। उसको बर्फ में रखा जा सकता है, उसको वो एक एयर कंडीशनड उस कॉफिन में रखा जा सकता है। कई तरीके हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आज के आधुनिक युग में बॉडी को 2-4 दिन तक नहीं रखा जा सकता है। और फिर सड़क के किनारे जिस हिसाब से उसका क्रिमेशन किया गया जल्दीबाजी में, मेरे को तो इसमें एब्सोल्युटली कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रही। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह का क्यों एक्शन कर रही है। सच दबाने की कोशिश की गई ना सर, इस एक एक्शन से कोई सच दबाने की कोशिश की जा रही थी ना सर? नहीं, सच तो निकल ही आता है, वो इससे नहीं दबेगा, इन सब चीज़ों से सच नहीं दबेगा। और मेरा ये कहना है कि अगर इससे 100 अच्छे काम पुलिस के भी लोगों की नज़र में विफल हो जाते हैं, लोगों
को सबको ये लगने लगता है कि पुलिस कितनी बेरहम और इनसेंसिटिव है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सब पुलिस वाले इतने बेरहम और इनसेंसिटिव होंगे, बट कुछ लोगों की वजह से इस तरह की छवि बनती है। और ये जो कलंक सा एक, मैं तो कलंक ही कहूंगा, जो लग रहा है पुलिस के ऊपर इस समय, इसको मिटते मिटते बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा एफर्ट लगेगा। ये SIT घोषित हो गई और ये हो गई, इससे बात हो गई, 25 लाख रुपए दे दिए गए, ये सब चीजें तो बड़ी वैसी चीजें हैं कि आप आपको रोक रही हूँ त्रिवेदी जी, सब माफी के साथ रोक रही हूँ। हाथरस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस, आपको बता दें NHRC ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस दिया है। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने बताया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है पीड़ित परिवार से। अब हाथरस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस है, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और DGP को ये नोटिस दिया गया है। निगात अब्बास, जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि मुझे बताया कि आप बार बार कुछ कहना चाह रही थी, और उसके बाद मैं एक बार फिर से अमित प्रकाश का ही रुख करना चाहूंगी, जहां पर पीड़ित परिवार है। और मैं समझ सकती हूँ इस समय उनकी पीड़ा कितनी बढ़ गई होगी, जब लोग रेप में भी ये ढूंढने लग जाते हैं कि कौन से सामान्य रेप होते हैं और कौन से गैर सामान्य होते हैं। ये मैं आदित्य जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहने जा रही हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और यही वजह है कि जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। और ये वजह सिर्फ आप नहीं समझ रही हैं, ये प्रधानमंत्री और योगी जी भी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि SIT का गठन हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कोई खामी रही है। अब मैं बस यही कहना चाहूंगी, कोई चाहे मुझे कह दे कि मैं तालिबानी सोच रख रही हूँ या पता नहीं कौन सी अरबी सोच रख रही हूँ, पर यही जरूरत है आज के युग की कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी आरोपी रेप करता है तो बीच चौराहे में खड़ा करके उसे गोली मारने का समय आ गया है। मर्यादा जो दरिंदा लांघ रहा है, अब समय है कि हम जैसे लोग, पुलिस भी अब उस मर्यादा को लांघ कर उन्हें बीच चौराहे में खड़ा करके मार दे। नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। आज नहीं तो 2-3 महीने बाद फिर एक बच्ची का रेप होगा और हम फिर से आपस में इसी डिबेट पर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। एक बार अमित प्रकाश का रुख कर लेते हैं, पीड़ित परिवार उनके साथ है। अमित, परिवार से बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, परिवार इस वक्त आपके माध्यम से देश से क्या कहना चाहता है? देखिए, अभी जो बातचीत लगातार परिवार में हो रही थी, जिस तरह से वो इस बात को डिस्कस कर रहे थे, और उससे कुछ देर पहले उनके पिता जो हैं, लड़की के जो पिता हैं, उनको यहाँ से पुलिस के लोग लेके गए हैं कुछ चीज़ों की जांच के लिए, कुछ चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अब एक ऐसे वक्त में माँ साफ कह चुकी हैं कि इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना। तमाम डिस्कशंस, तमाम जो वाद विवाद इस बात को लेके, जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो तमाम बातें कही जा रही हैं, मैं अपने पैनलिस्ट की तमाम अलग अलग बातें सुन रहा था। मुद्दों में, इन्हीं सब मुद्दों में, इन्हीं सब सवालों में बात उलझ के रह जाती है। और इसीलिए उनकी माँ सुबह से जो बात कह रही हैं, वो अभी भी यही कह के गई हैं। अभी उन्होंने यही कहा कि मुझे इसमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उस सिस्टम पे है, उस पुलिस पर है, उस अधिकारी पर है, जिन्होंने रात को हमें अपनी बेटी को आखिरी बार देखने नहीं दिया। बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर, पुलिस की भूमिका पर अमित सवाल है। और ओपी सिंह जी, सवाल आपसे भी है सर। प्रधानमंत्री ने इस मामले की ग्रेविटी को समझा, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया, लेकिन अगर पुलिस की भूमिका पर सवाल है तो सवाल तो सरकार से भी है ना। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पर है, हमारे प्रशासन पर है। और जो आपने कहा कि इसमें जो पुलिस अधिकारियों ने बदसलूकी की है, लापरवाही की है, SIT टीम जांच कर, इस मामले में भी मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है। जो रात में परिवार के साथ नहीं मिलने दिया गया या उनके साथ बदसलूकी। लेकिन एसपी जी, मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। अगर आप हमको 2 मिनट का समय दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नंबर 1, जो बार बार इस डिबेट पर कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ घटना घटने के 8 दिन तक पुलिस क्या करती रहे, मैं सारे लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया में है, कि 14 सितंबर को दिन में घटना घटने के बाद पीड़िता 10:30 बजे अपने भाई के साथ थाने पर गई है और उसने FIR दर्ज कराई है कि संदीप नामक युवक ने मुझे जान से मारने के 376D कब ऐड की गई? 376D कब ऐड की गई सर? उस पर आपको जवाब देने की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज, सर प्लीज सुन लीजिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया। 376D कब ऐड की गई, सवाल है ना सर? एक बात सुन लीजिए, जो इस डिबेट में कहा जा रहा है कि जीभ काट दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मैं पूछना चाहता हूँ साथियों से जो ये बयान
कि अगर उसकी जीभ काट दी गई तो 22 सितंबर को उसने जो है अधिकारियों के सामने बयान कैसे दिया बिना जीभ काट दिया? जवाब सुनिए सौरभ भारद्वाज कि तीन लोग और उसके साथ रेप किए, तब 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा कायम हुआ। ओपी सिंह जी सुन लीजिए ना जवाब। गलत हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, जिनको रात को चोरी छुपे अंतिम संस्कार के रूप में जला दिया गया। अब अगर हम ये कहें अंग्रेज सरकार को नहीं मालूम था, वो 1-2 अफसरों ने रात को ऐसे ही मनोरंजन के लिए उनको जला दिया, तो ये हमारी नादानी होगी। जाहिर सी बात है अंग्रेज सरकार को मालूम था कि अगर इनका शरीर बाहर जलाने के लिए दिया जाएगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, और अंग्रेज सरकार घबरा रही थी। सेम बिल्कुल उसी तरीके से योगी सरकार को यह मालूम था कि ये लाश अगर सुबह तक उत्तर प्रदेश में रहेगी तो लाखों दलित और सामान्य जाति के लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और योगी सरकार उसको नहीं संभालना चाहती थी, उसकी जवाबदेही नहीं होना चाहती थी। इसलिए सीधा सीधा अधिकारियों को निर्देश थे। मैं वहां पे मौजूद रहा हूं, कल सुबह पूरे दिन मैं सफदरजंग अस्पताल में मौजूद था, वहां पे डीसीपी मौजूद थे। मैंने उनको कई बार पूछा कि बच्ची का शरीर कहाँ है, तो वो कहते थे कि भेज दिया। सुबह से बोल रहे थे भेज दिया, जबकि शरीर वहीं पे था। वहां पे उन्होंने सफदरजंग अस्पताल को पूरा छावनी में तब्दील कर रखा था, क्योंकि उनको ये डर था कि जब हम शरीर निकालेंगे तो ये बात लीक हो जाएगी। इसलिए वहां पे हर आदमी को वहां से भगाया जा रहा था, क्योंकि ये मंशा कल सुबह ही ये प्लानिंग हो गई थी कि रात को चोरी छुपे उस बच्ची के शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा, और क्योंकि सारे के सारे सबूत जो है उस बच्ची की लाश के साथ नष्ट हो जाएंगे। अब पुलिस ये भी कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ था, पुलिस ये भी कह रही है जीभ नहीं काटी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी थी। तो भाई जब कुछ भी नहीं हुआ था तो क्या जरूरत है, और फिर आप क्यों डर रहे हैं? और एक बार को ये बात को इतना महिमा मंडन करना कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे फोन पे बात की है। अरे क्या वो भगवान राम के अवतार हैं जो उन्होंने फोन पे बात कर लिया? तो क्या एहसान किया है? ठीक है, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हाथरस के डीएम पर अखिलेश यादव का ये बड़ा आरोप है। वो कह रहे हैं कि हाथरस के डीएम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। विशाल पांडे के पास और ज्यादा डिटेल्स है। विशाल, देखिए अदिति, अब से थोड़ी देर पहले मेरी अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई। हम इस खबर पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कल रात डीएम हाथरस से उन्होंने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन डीएम हाथरस ने उनका फोन नहीं उठाया। वो उनका अखिलेश यादव का ये कहना था कि डीएम हाथरस से बस हम इतना कहना चाह रहे थे कि परिवार की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, उनकी सहमति से ही अंतिम संस्कार कराइए, लेकिन डीएम हाथरस ने उनका फोन नहीं उठाया। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं, और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। ये बताया है कि यूपी में जंगल राज है, और जो घटना हाथरस में हुई है इस मामले को लेकर। अदिति, ओपी सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट सर आपका, क्योंकि कटघरे में यूपी सरकार है सर, कटघरे में यूपी पुलिस है, और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? मैंने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और अत्ती जी आप बताइए, 3.5 साल में जो भी पुलिस अधिकारियों ने गलती की है, लापरवाही की है, उनको दंडित किया गया। हम कहते हैं पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जो अब तक 61 आईएएस और आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इस तरह की बात कितना दंडित किया है, वो पुलिस का रवैया बता रहा है। पुलिस का रवैया बता रहा है कैसे सच का अंतिम संस्कार रात में कर दिया जाता है। वो पुलिस का रवैया बता रहा है कि पुलिस कितना डरती है, पुलिस कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ये बता रहा है रवैया। ओपी सिंह जी बता रहा है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुद्दा गंभीर है, इस पर संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हम राष्ट्र के चरित्र की कर रहे हैं, राष्ट्र की आधी आबादी की कर रहे हैं। और जब तक सिर्फ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने से, डॉटर्स डे मना लेने से, और सिर्फ राधा कृष्ण, सीताराम, उमा शंकर, लक्ष्मी नारायण बोल देने से महिलाओं का सम्मान नहीं हो जाएगा। उसे अपने आचरण में उतारने की जरूरत है, और ये देश का आक्रोश है। वही तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.